सो बच्चों, अब हमारे पास आता है पोजीशन टाइम ग्राफ, और हम जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है इसका जो स्लोप होता है यानी कि वेलोसिटी, इसका जो स्लोप होता है ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो हम एक काम करते हैं, इस स्लोप को पहले यहाँ तक हाफ सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता है कि हमें इसका एंगल अगर निकालना है थीटा, तो ये जो हाइट होगी ये होगी 2, और जो इसका बेस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाएगा 2। तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसे मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर टू और बेस 2, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है जो अभी अभी बस जस्ट मैंने फाइंड करी है, 10⁻² मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से अब मैं आगे यहाँ से नीचे से मैं फाइनल मान लेता हूँ। तो मैं जब इसके लिए स्लोप को फाइंड करूँगा तो वापस वही चीज़ है, परपेंडिकुलर मेरे पे 2 रहेगा और मेरा जो बेस है वो 2 से 4 यानी कि ये भी 2 रहेगा। तो अब की बार जो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी आ जाएगी फिर से 2/2, ये फिर से कट के कितना आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये भी मेरी वेलोसिटी आ गई 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, सेम यही ग्राफ दोबारा रिपीट होता है 4 to 8 में, सेम दोबारा 8 to 12, सेम दोबारा 8 to 16। इसलिए मैंने ग्राफ का वही पोर्शन एक बार आपके सामने ड्रॉ कर दिया है जो कि मुझे बार बार देखने को मिल रहा है। तो मेरी एक बार ऊपर की तरफ जाते वक्त समय वेलोसिटी मैंने 10⁻² निकाल लिया, नीचे की तरफ का स्लोप मैंने फाइनल स्लोप मैंने 10⁻² निकाल लिया। ओके, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे हम प्लस में कहेंगे और इसे माइनस में कहेंगे। आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए ऐसा ये प्लस माइनस में लिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमसे इम्पल्स पूछा गया है, तो इम्पल्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम के लिए आपको लिखना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी mv, और mv तो ये हो गया बच्चे फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मास है वो यूज़ करना है 0.04, फाइनल वेलोसिटी यूज़ करनी है माइनस का 10⁻², इनिशियल वेलोसिटी जो यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है 10⁻², और हमें इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है। यहाँ पर जब हम दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.08 इंटू 10⁻²। तो ये मेरा आंसर है और यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या है, इम्पल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 को देख रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या है, एक मैन है जो कि स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, और जो बेल्ट है वो उसका एक्सेलेरेशन है 1। ठीक है, अब नेट फोर्स पूछी गई है मैन पर, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैन है वो एक बेल्ट पे खड़ा है और बेल्ट आगे की तरफ एक्सिलरेट कर रही है, तो मैन भी आगे की तरफ एक्सिलरेट करेगा, और मैन पे जो फोर्स लगेगी वो FMA के अकॉर्डिंग m की जगह पे आप 65 मैन का मास लेंगे और यहाँ पर आप 1 लेंगे। तो इस वक्त मैन के ऊपर 65 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। कितने का फोर्स लग रहा होगा? 65। अब ये आगे क्या कह रहा है, तो पहला हमारे पे डेटा ख़त्म। अब ये यहाँ पे एक और सिचुएशन क्रिएट करता है, कहता है यदि मान लो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो मैन और बेल्ट के बीच में है वो 0.2 है। ठीक है, तो हम सबको पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला μn होता है, और ऐसे केस में जो नॉर्मल होता है वो mg के इक्वल होता है, क्योंकि ये मैन है तो ये मैन पे जो mg लग रहा होगा और जो बेल्ट की तरफ से नॉर्मल आ रहा होगा तो ये बैलेंस हो रहा होगा, ऐसे केस में भी इक्वल होगा। तो म्यू का वैल्यू हमने 0.2 यूज़ कर लिया, m का वैल्यू हमने 65 जो दे रखा है, g का वैल्यू 10 है हमारे पास। ओके बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर इसको मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, वट एक्सिलरेशन ऑफ बेल्ट कैन द मैन टू बी स्टेशनरी। देखो यहाँ वर्ड है कि क्या एक्सिलरेशन अब बेल्ट का होना चाहिए जिससे कि आदमी रुका हुआ हो। तो आपको पता है जैसे हम बैच में डिस्कस करते थे, अगर आप चाहते हो कि ये मैन आपको रुका हुआ प्रतीत हो, कैसा प्रतीत हो, रुका हुआ, तो आपका जो फोर्स है वो कम होना चाहिए और फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा हुआ है कि भाई या तो कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तो वो आपको कैसा दिखेगा, स्टेशनरी अपीयर होगा। तो हम यहाँ पर जो F = ma का स्टेटमेंट चलाएंगे, इसमें F फ्रिक्शन के बराबर रख देंगे। तो आपको पता है ये F 0.2 65 इंटू 10 ये फ्रिक्शन है मेरा, बराबर ma, m मैंने दोबारा से 65 रख लिया, इंटू में a, 65 से 65 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया मेरे पे 2। यानी कि अगर बेल्ट का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड हुआ तब जा कर के ये मैन आपको जो है
मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है वो 2 हो सकता है, कहने का मतलब तब जा कर के मैन जो है आपको स्टेशनरी दिखेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 है जिस पर ये मैन आपको रुका हुआ दिखेगा। लॉजिक समझ में आ गया हमें क्वेश्चन का। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में हमारे पास एक धागा है और उस पर लगी हुई एक मास है m। इस धागे को हम ऐसे वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है तो यहाँ पर टेंशन इसका T1 एक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये स्पीड V1 बोल रहा है। और जब ये चीज़ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आती है तब ये हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई तब इसमें टेंशन T2 माननी है और इसकी स्पीड उस वक्त V2 माननी है। अब आप समझ गए T2 और T1 और V1 और V2 क्या है, ये सिचुएशन है। अब ये कह रहा है कि नेट फोर्स लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें यहाँ पर एक बेस्ट अल्टरनेटिव इसका सेलेक्ट करना है और हमें ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन सही होगा हाईएस्ट और लोवेस्ट के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में क्या हो रहा होगा, डाउनवर्ड के केस में यहाँ पे mg लग रहा होगा और सेंटर की तरफ आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, ऐसे होगा। तो अगर आप इक्वेशन बनाएंगे F = ma की, तो आपको सबसे पहले तो नेट फोर्स लिखनी है। तो नेट यहाँ पर 2 ही फोर्स लग रही हैं, एक टेंशन और एक mg। तो इक्वेशन बनेगा T - mg = mv²/r। ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे अब आप टॉप पॉइंट की बात करोगे तो टॉप पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, mg भी इधर की तरफ ही एक्ट कर रहा होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी सेंटर की तरफ ही एक्ट करता है, आपको पता ही है। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी T + mg, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, बराबर mv²/r। ये बच्चों मेरा सेकंड इक्वेशन आता है। तो हम ऐसे इक्वेशनों को यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो अगर मैं ऐसे इक्वेशनों को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो मेरे को ये बताना है कि भाई इसमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो एकदम बेस्ट है। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन मुझे दिख रही है ये वाली, ये ऊपर ABCD लोवेस्ट पॉइंट के नीचे 4 हैं ABCD, इसमें जाके मैं इसको चेक कर लूँगा। और जब मैं इसमें जा कर के इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि जो मेरा आंसर है वो T1 - mg। ओके, तो यानी कि मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा सबसे पहले तो A। देखो A में ही T1 और mg नेट माइनस हो रहे हैं, तो ये मेरा नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स मेरा इस केस में T1 - mg होगा और दूसरे केस में नेट फोर्स T2 + mg होगा। तो ये तो A वाला ऑप्शन है कि A वाले ऑप्शन में लोवेस्ट पॉइंट पे नीचे लिखा है दोनों फोर्सेस को माइनस करेंगे और हाईएस्ट पे लिखा है दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका जो है ऑप्शन हमारा A आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर इसके। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और 27 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर है, ऐसे एक हेलीकॉप्टर होगा देखने में। अब इस हेलीकॉप्टर का जो मास है ना, मास ऑफ हेलीकॉप्टर ये है 1000 kg। अब ये वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका एक्सीलरेशन कितना है, 15 है। अब इसमें ना कोई क्रू या पैसेंजर लोग भी बैठे हुए हैं और इनका जो मास है ना ये कितना है, 300 kg। तो अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्रू और ये जो पैसेंजर्स हैं ये भी कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर ही जा रहे होंगे और इनका भी एक्सेलेरेशन कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं। तुमसे पूछा गया है डायरेक्शन बताइए और वैल्यू बताइए। पहला पार्ट है फोर्स ऑन फ्लोर बाय क्रू। तो ये नीचे इनका mg लग रहा होगा और फ्लोर से इनके ऊपर नॉर्मल आ रहा होगा, तो मतलब फ्लोर और क्रू के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। तो हम इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे F = ma। तो इस पर जैसे ही हम F = ma अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स हो गया N और ये हो गया mg। m आपको पता है 300 है, g हमारा 10 होता है, बराबर m। और ये कितना एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहे हैं, 15 से ऊपर जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों n की वैल्यू आ गई 300 × में 10 प्लस 300 × में 15। तो ऐड करके आपके पास कितना आ गया, ऐड करके आपके पास आ जाएगा 3000 4500 7500 7500। तो इसका मतलब है कि पहले पार्ट का आंसर आएगा 7500।
क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। अब बच्चों इसका जो बी पार्ट है ना, उसमें आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों इसके बी पार्ट में हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, मतलब हेलीकॉप्टर आसपास कितना फोर्स लगा रहा है। तो जब आप हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो इसमें तो फिर टोटल मास आ जाएगा हेलीकॉप्टर प्लस क्रू। तो कितना फोर्स लगा रहा होगा अगर अगर मैं आसपास सराउंडिंग को देखना शुरू करूँगा तो। ठीक है, शुरू करते हैं इस काम को। तो मान लेते हैं कि जो हमारा आसपास में जो हेलीकॉप्टर पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है सराउंडिंग पे, वो सपोज़ आर लग रहा है। आसपास जो सराउंडिंग है उस पर फोर्स मान लो आर लग रहा है, और पूरे का mg कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो m कितना हो जाएगा अब 1000 प्लस पैसेंजर यानी कि 1300। ठीक है जी, इनटू में g, जैसे कि हमें पता है कितना है हमारे पास 10 होता है mg। तो अब यूँ सोचिए कि अब ये पूरा का पूरा क्या हेलीकॉप्टर है, और आसपास सराउंडिंग की वजह से इस पर क्या आया, नॉर्मल आया, और नॉर्मल कह लो या रिएक्शन कह लो एक ही चीज़ है, और आसपास का mg आ गया, और ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था ए से। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और अब की बार m क्या है 1300। तो ये हो जाएगा 1300 इंटू 10 इज इक्वल टू 1300 इंटू में एक्सेलेरेशन कितना हुआ 15। तो बच्चे n का वैल्यू आ गया 32500। तो बी पार्ट में हमारे पास जो है क्या निकल के आ गया, नॉर्मल निकल के आ गया बी पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग। तो न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता ही है, अगर हेलीकॉप्टर सराउंडिंग में आर लगा रहा है, और आर अभी अभी हमने जो ये निकाला ये एन है, आर को ही मैंने यहाँ पे क्या बोला था, एन बोला था ना, ये देखो ये लिखा हुआ है बच्चों। तो अगर हेलीकॉप्टर सराउंडिंग में 32500 लगा रहा है, तो सराउंडिंग में हेलीकॉप्टर में 32500 लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर F लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे क्या लगाएगा, F लगाएगा। तो अगर हेलीकॉप्टर सराउंडिंग में 32500 का फोर्स लगाता है, तो सराउंडिंग पे हेलीकॉप्टर में 32500 का क्या लगा रहेगा, फोर्स लगाएगा। क्लियर हो गए तीनों पार्ट आपको? तो थर्ड पार्ट का भी आंसर आएगा 32500। क्लियर है? और डायरेक्शन होगी ऑन द हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर पे फोर्स लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में हमें फोर्स निकालनी है। लेकिन बच्चों जो फोर्स होती है वो आपको भी पता है, चेंज इन मोमेंटम वर्सेस चेंज इन टाइम होती है। अब मोमेंटम को आप कैसे लिखते हैं, मोमेंटम को आप लिखते हैं mv। क्या लिखते हैं, mv। तो ये मैंने यहाँ पर कैसे लिख दिया, mv के लिख दिया। अब बच्चों जो मास है, मास को आप लोग क्या लिखने वाले हो, तो मास का बेसिक फार्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में थिकनेस। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ क्यों कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, यह भी बताऊँगा आपको। थिकनेस क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो ये v हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पे क्या लॉजिक है। बच्चों एक वाटर का स्ट्रीम है जो सामने दीवार पे जाता है, और उसकी स्पीड हमें दे रखी है 15। अब एरिया हमें दे रखा है उस पाइप का कितना, 10⁻²। बस इस डेटा के आधार पे हमें बताना है कि बताइए कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो इसलिए मैंने पूरा ऊपर सेटअप बना रखा था पहले ही। तो डेंसिटी हम यूज़ कर लेंगे 10⁻3, जो कि वाटर की डेंसिटी होती है, आप सबको पता है। एरिया 10⁻² यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर v का स्क्वायर मतलब 15 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन करके आएगा 2250 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2250 न्यूटन लग रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 1 रुपए के सिक्के हैं। तो मान लो 10 सिक्के हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर है, मतलब ऐसे होगा, पहला सिक्का, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे बच्चों 10 सिक्के हैं। अब बच्चों ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ फोर्स की 7वें सिक्के पर।
किस पर? सेवन्थ सिक्के पर, ड्यू टू ऑल कॉइन ऑन द टॉप। तो सेवन्थ सिक्के को अगर मैं देखूँ तो सेवन्थ के ऊपर 1 2 3 सिक्के रखे हुए हैं और यहाँ पे होगा 7वां सिक्का। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर के 3 सिक्के नीचे की तरफ को अपना मास लगाएंगे 3 mg। तो ये वाला फोर्स नहीं लग रहा अभी 7 सिक्के पे। कौन सा लगेगा? 7 सिक्का जो ऊपर वालों को क्या लगाएगा? नॉर्मल। क्या लगाएगा? नॉर्मल। समझ रहे हो? तो ये 7th वाला सिक्का है, ये ऊपर के सिक्कों पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल। और बदले में नीचे कितना आ रहा है? 3 mg आ रहा है। तो नॉर्मल कितने के बराबर हुआ? 3 mg के। तो पहले पार्ट का आंसर है कि 7th सिक्का ऊपर के सिक्कों पे कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल। और नॉर्मल का वैल्यू इस केस में कितना आएगा? 3 mg। तो फोर्स होगी अपवर्ड, फोर्स होगी वर्टिकली अपवर्ड, और वैल्यू कितनी होने वाली है? 3 mg। क्लियर हुआ बच्चों आपको? तो बच्चों इसी तरह से अब हम लोग जो है बी पार्ट को करते हैं। आ जाओ इसके। द फोर्स ऑन 7th कॉइन बाय 8th कॉइन। अब इसका मतलब समझ रहे हो? 7th कॉइन 8th कॉइन पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो ये बताओ, ये 7th कॉइन था, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा था, और कितना? 3 mg। अब ऊपर कौन सा सिक्का होगा? 8th सिक्का होगा, क्योंकि 7 सिक्का तो ये लगा रहा था फर्स्ट पार्ट में ऊपर। अब 8th सिक्का भी तो 7 सिक्के पे नॉर्मल लगा रहा होगा, और कितनी वैल्यू का? 3 mg, जैसे कि हमने डिस्कस करा हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ। 7वें सिक्के ने 8वें सिक्के को नॉर्मल दे दिया, तो 8वां सिक्का भी 7वें सिक्के को क्या देगा? नॉर्मल। और इसमें यही पूछा है ये कि 7th कॉइन पर जो फोर्स लग रहा है 8वें से, वो कितना लग रहा है? जवाब है वो लग रहा है 3 mg। और डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, क्योंकि ये 8th सिक्का 7th पे लगा रहा है। क्या बच्चों आपको ये बात क्लियर है? इसी तरह से बच्चों इसका सी पार्ट है। बच्चों अगर इसके सी पार्ट को आप देखोगे तो इसमें यह पूछा गया है कि द रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन ऑन 7th। भाई 6th कॉइन 7th पे क्या लगाएगा फोर्स? तो बहुत सिंपल है ये पार्ट भी। तो याद रखना 6 और 7 पूछा है। तो बच्चों मान लो ये 6th कॉइन है और 6th के ऊपर हमारे 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्कों का होगा 4 m मास। तो ये नीचे की तरफ कितना आ रहा होगा? 4 mg आ रहा होगा मास। लेकिन जो 6th सिक्का है वो 7 सिक्के को क्या दे रहा होगा? ऐसे नॉर्मल दे रहा होगा, जैसे कि आपको पता है। तो ये जो नॉर्मल है ये 4 mg आ रहा है ऊपर से, ये जो नॉर्मल है ये बैलेंस कर रहा होगा 4 mg को। तो इस केस में हमारा ये 4 mg आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड, क्योंकि छठा सिक्का 7वें सिक्के को ऊपर की तरफ नॉर्मल दे देगा, जैसे कि उसने पूछा है। तो आपको लॉजिक क्लियर हो गया? इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। 6th सिक्का 7th सिक्के को क्या फोर्स देगा? तो अपवर्ड देगा, नॉर्मल। अगर बोलता 7th सिक्का 6th सिक्के को क्या फोर्स देगा, तो बोलेंगे नॉर्मल, लेकिन डाउनवर्ड देगा, है ना। तो बस इमेजिनेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है हम लोगों का। ओके, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अब बच्चे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोगों से बच्चे ये बोला गया है यहाँ पर, एन एयरक्राफ्ट, मतलब कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो लूप बनाता है और उसकी स्पीड कितनी है? तो स्पीड दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर वो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 200 मीटर पर सेकंड। आ गया। अब ये कह रहा है बैंग्ड एट 15 डिग्री, तो एंगल कितना दे रखा है? 15 डिग्री दे रखा है। अब बच्चों उसमें रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेडियस। बच्चों जैसे कि हमने बैंग्ड केस में डिस्कस करा हुआ एक फ़ॉर्मूला आपको याद होगा, v² = rg tan थीटा। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर जो है यूज़ होगा प्रॉपर। तो हमें क्या चाहिए? r चाहिए इस क्वेश्चन में, रेडियस निकालना है इस क्वेश्चन में। तो बाकी सारे फैक्टर ऐसे रहने देंगे, g tan थीटा। तो बच्चों जो v है उसे यहाँ लिख देंगे 2 हंसों का स्क्वायर, और यहाँ पे जो g है 10, और tan थीटा कितना है? tan थीटा है 15 डिग्री। अब इस 15 डिग्री को खोलने के 2 तरीके हैं, या तो जैसे 200 का स्क्वायर होगा इतना, ठीक है, और ये 10 है, और इसकी वैल्यू आएगी 0 से 0 कैंसिल, 2 to 0.268, है ना। या तो आपको वैल्यू आती हो 10 15 डिग्री की, और 10 15 की जिसे वैल्यू नहीं आती बेटा वो ये भी कर सकता है। देखो 10 15 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो मैथ के अकॉर्डिंग, जिनके पास मैथ है 45 - 30, तो ये हो जाएगा 10a - b वाला फॉर्मूला।
तो यहाँ से भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। दो तरीके हैं आपके पास। 15 डिग्री को या तो ऐसे लिख लो 1045 माइनस 30, और ये हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला, मैथ का जो फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी वाला, उसे लगाओ और वैल्यू निकाल लो। या आपको याद हो कि इसकी वैल्यू 0.268 आता है। तो बेटा इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पे, तो बच्चों एक बार फिर से इसी फॉर्मूले के ऊपर जो आपके सामने लिखा हुआ है v² इजिकल टू RG tan थीटा, शायद इसी के ऊपर ये दोबारा से एक और सिमिलर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। बस इस बार थोड़ा सा डेटा में वैल्यू में चेंज है। देखो क्या कह रहा है इस बार। एक ट्रेन है जो कि रन कर रही है अलॉन्ग ए बैंक रोड, और उसका जो रेडियस यूज़ करना है वो करना है 30 मीटर। जो स्पीड लेनी है वो लेनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का यूज़ कर लेंगे। तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई यहाँ तो वेलोसिटी अब की बार 15 आ रही है, क्योंकि 18 3 जा 54 होता है, 15 मीटर पर सेकंड आ रही है। और मास जो है वो हमें यूज़ करना है 10⁶ kg। अभी हमसे क्या कह रहा है, वट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, इंजन और रेल। मतलब कौन यहाँ पर फोर्स देगा सेंटर की तरफ, इंजन देगी या पटरियाँ देंगी। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वियरिंग आउट, और कितने एंगल की आपको इस कॉन्सेप्ट में ज़रूरत है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, एंगल तो इससे ही आ जाएगा। तो tan थीटा अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों v²/RG। तो v का वैल्यू इसने शायद आपको 15 दे रखा है, 15 का स्क्वायर करेंगे। r का वैल्यू इसने आपको 30 दे रखा है, तो 30 का कर देंगे, और g कितना है 10 है। तो बेटा ये सोल्व करके tan थीटा सोल्व करके आएगा 0.75, यानी कि थीटा को आप लिख सकते हो बच्चों tan इनवर्स 0.75, और इसका वैल्यू भी लिख सकते हो। वैल्यू कितना आता है, 36.8 याद करो, है ना। 37 डिग्री के आसपास का एंगल है 3/4 वाला, जैसे कि हम बैच में डिस्कस करते हैं। तो 36.8 के आसपास का एंगल लिख लेंगे। ठीक है बेटा। तो इतने तक में आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। अब इसका एक पार्ट था जिसमें पूछ रहा था कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इंजन दे रहा है या फिर रेल दे रहा है। तो इसका जवाब है कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपका रेल। किसको, व्हील को। भाई पटरियाँ होती हैं और ये टायर होता है, टायर को कहते हैं व्हील और पटरियों को क्या कहते हैं, रेल। तो ये पटरियाँ दे रही हैं टायर को फोर्स, सेंट्रीपिटल वाला, जिसकी वजह से ये क्या कर पा रहा है, मूव कर पा रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमने बैच में भी डिस्कस करे हुए हैं इसके। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ से अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में दो फिगरें आपको दिख रही है। इसमें बोला गया कि इन ब्लॉक्स को उठाने के लिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा मेथड अडॉप्ट करा जाएगा मैन के द्वारा। तो बच्चे अगर मैं पहले वाले मेथड की बात करूँ तो पहला वाला मेथड बड़ा सिंपल सा है। देखो ये मास है, ये इस पर ऐसे टेंशन लगेगा और ये नीचे इस पर mg लगेगा 250 mg। तो टेंशन किसके बराबर आएगा, 250 के बराबर आएगा इस केस में। अब आप मैन पे आ जाओ। तो मैन के हाथ में क्या है, रोप। तो पहली बात तो टेंशन ऐसे बनेगा, दूसरी बात mg भी आपका ऐसे बनेगा मैन का, तीसरी बात यहाँ से क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो इस केस में जो नॉर्मल है वो t + mg के बराबर आएगा। ठीक है। तो बेस्ट मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम इसी के हिसाब से कैलकुलेशन बनाएंगे बच्चों। अब टेंशन नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पे, ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ। अगर आप स्क्रीन पे ही देखें तो स्क्रीन पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक पर लगा टेंशन T और इसका ब्लॉक का mg नीचे। बट अगर आप मैन को देखेंगे, मैन को, तो मैन पर टेंशन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, आपको भी पता है। mg कहाँ लगेगा, इस पर नीचे की तरफ लगेगा mg भी ऐसे, और ग्राउंड की तरफ से जो इस पर नॉर्मल आएगा वो ऐसे लग जाएगा। ओके। तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करा जाएगा वो देख लेते हैं अभी, जिस केस में नॉर्मल कम है वैसे तो इस केस में नॉर्मल किसके बैलेंस हो रहा है, t + mg से बैलेंस हो रहा है। तो t जैसे कि हमने डिस्कस करा था 250 mg। तो यहाँ पर अगर मैं मैन का मास देखूँ तो वो 50 है, g कितना होगा 10 होगा। तो 500 में 250 जोड़ेंगे तो 750। तो पहले वाले केस में कितना टेंशन लग रहा है, 750। अब दूसरे वाले में भी देख लें। इसमें क्या हो रहा है कि ये मैन है तो इस पर आपकी बात टेंशन ऐसे एक्ट करेगा। देखो बदल गया ना केस, नॉर्मल भी इस पर ऐसे ऊपर लगेगा,
mg अब की बार इस पे ऐसे नीचे लगेगा, तो बेटा t प्लस n, यही दोनों फोर्स ऊपर हैं, ये अब की बार mg के बराबर होंगे इस केस में। तो नॉर्मल जो है अब की बार ये चल रहा होगा, तो mg यानी कि कितना हो गया, mg m 550 था, तो ये कितना हो गया 500 हो गया वेट इसका। और t कितना था 250 था, पहले ही निकाल रखा था 250, ये देख लो स्क्रीन पे आपको साइड में कैलकुलेशन दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 250 आ गया। तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करा जाएगा इस ब्लॉक को उठाने के लिए जो 25 किलो का बॉल ब्लॉक है, तो इसका जवाब है कि ये वाला मेथड अडॉप्ट करा जाएगा। अब रीज़न आपको पता है, इस केस में मैन फ्लोर पे फोर्स लगा रहा है 250, मतलब कम लगा रहा है, क्योंकि पहले केस में तो 750 लग रही थी। अगर मैन फ्लोर पे कम फोर्स लगाएगा तो फ्लोर भी मैन पे कम फोर्स लगाएगा, वरना इस केस में क्या होगा, इस केस में नॉर्मल ज़्यादा है, तो नॉर्मल तो ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि ये इंसान पलट जाए, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर फोर्स ऊपर को ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि फ्लोर मैन को ऊपर की ओर पुश करेगी, ठीक है, मतलब अपने सरफेस से हटाने की कोशिश करेगी। तो ईज़िली लिफ्ट करने के लिए आपको फिगर नंबर 2 का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस केस में नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है, तो ग्राउंड मैन पे कम फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से मैन ग्राउंड के ऊपर टिका रहेगा, खड़ा रहेगा और बड़ी आराम से उस ब्लॉक को उठा सकेगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई तो बच्चों। बच्चे अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 32, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत के साथ आपको समझने हैं सारे क्वेश्चन। बार बार वीडियो को पॉज करके बार बार सुनो, अच्छे से सॉल्व करो पर जिस भी क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है जी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और यहाँ से हम आगे इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रखे हैं ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वो जो अभी हमने करा था वो 52 वाला था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में। एक मॉन्की है और डायग्राम इसने यहाँ बना रखा था, आपको दिख रहा होगा ये, तो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ डायग्राम को, कि हमने ना एक रोप कनेक्ट करी और इस रोप पे ना एक मॉन्की है हमारा, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि मॉन्की का वेट कितना है 400। तो मॉन्की को अगर मैं देख रहा हूँ तो टेंशन ऐसे बन जाएगा और मॉन्की पे mg ऐसे बन जाएगा। 400 है 40 है ना, तो 400 हो जाएगा mg के हिसाब से। और मैक्सिमम टेंशन जो रस्सी पे हो सकती थी वो हो सकती थी 600 न्यूटन। अब पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस में कह रहा है कि अगर मान लो ये ऊपर जा रहा होता तो आपको पता है इक्वेशन बनानी है, F इज इक्वल टू एम ए, ऐसे डिस्कस करते थे ना। ए का वैल्यू 6 यूज़ करना है, पहले केस में कह रहा था वो, देख लो। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 640, कितना हो जाएगा पहले केस में 640, और 640 तो यार मैक्सिमम टेंशन से ज़्यादा है, तो पहले केस में रोप टूट जाएगी, क्योंकि यार टेंशन बहुत ज़्यादा है तो ब्रेक आ जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम तो 600 झेल सकती है फोर्स। दूसरा पार्ट, अगर मान लो ये ऊपर की जगह कहाँ आ रहा होता, नीचे की तरफ आ रहा होता, मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, अब क्या इक्वेशन बनता, T माइनस 400 इज इक्वल टू एम ए की जगह अब की बार -4 ले लेंगे क्योंकि नीचे आ रहा है। तो T बराबर 400 माइनस का 4 4 जा 16, 160 ले लिया। तो अब जा कर के ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 240 न्यूटन आ रही है। इस केस में ब्रेक नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी वो आपको पता है कि इस केस में ब्रेक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस केस में फोर्स कम है और मैक्सिमम टेंशन हम पे ज़्यादा है। तीसरे केस पे चलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब A0। तो जब आप F इजिकल टू एम ए लिखोगे तो टोटल फोर्स तो आप लिखोगे, लेकिन एम ए की जब बात आएगी तो एम ए की जगह 0 रखोगे, क्योंकि तीसरे केस में कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो मतलब एक्सेलेरेशन नहीं होगा। तो इस केस में आपका ये किसके बराबर हो गया, 0 के। तो T बराबर कितना आ गया, 400। इस केस में भी रोप ब्रेक नहीं होगी, सोचो क्यों नहीं होगी, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो D पार्ट की तरफ चलते हैं। फॉल डाउन मतलब ये नीचे आ रही है और इसका एक्सेलेरेशन g है, तो अब की बार इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस 400
इज इक्वल टू एम ए को भी आपको माइनस जी लिखना पड़ेगा भाई अब की बार तो टी माइनस 400 इज इक्वल टू कितना होगा, एम का वैल्यू 40 और जी कितना है -10। तो ये कितना आ गया मेरे पे 400 माइनस 400। अब टेंशन कितना हो गया 0। तो बच्चे सारे के हिसाब से मैंने डिस्कस कर लिए और इस केस में भी रोप ब्रेक नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम टेंशन 600 है और आपकी तो टेंशन लगी ही नहीं रही, 0 लग रही है। तो सिर्फ फर्स्ट केस में ही रोप ब्रेक होगी क्योंकि उस केस में 640 न्यूटन का टेंशन आ रहा है, जबकि मैक्सिमम 600 तक ही ये धागा झेल सकता है। ठीक है, तो किस केस में रोप ब्रेक नहीं होगी, बी सी डी, और किस केस में होगी वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बच्चों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। देखो बच्चों ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो ना ब्लॉक्स मूव नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि क्यों नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ना मेरे पे जो 2 ब्लॉक हैं वो ऐसे हैं। देखो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, ब्लॉक ए, और मेरा जो दूसरा ब्लॉक है ना उसको मैंने वॉल के साथ कनेक्ट करा हुआ है, ये मेरा ब्लॉक बी है। तो ये दीवार है, दीवार नहीं होती तो ये क्या करते हैं, मूव करते, पर अभी तो दीवार है, मूव नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कितने, 200 न्यूटन की। अब देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे इतना सब कुछ देने के बाद मैं सीधा ए पार्ट को रीड करता हूँ क्योंकि इतने सब में कुछ भी नहीं है ऐसा जो पहले पार्ट में यूज़ हो रहा हो। कह रहा है कि जो फोर्स है वो 200 न्यूटन की जिसे अप्लाइड कर रहे हो आप ए पर। तो व्हाट आर द, पहला पार्ट है रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन। तो पार्टीशन आपको पता है ए और बी के बीच में ये पार्टीशन होगा हमारा। तो बच्चों अगर मैं ए वाले मास को देखूं तो ए वाले मास पर क्या है कि इस तरफ से फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का ए वाले पर, और बी वाला ए वाले को इधर से क्या दे रहा होगा, नॉर्मल दे रहा होगा। और बच्चे इस केस में नॉर्मल तो इसके बराबर होगा, तो ए और बी के बीच में जो है नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और इस केस में जो नॉर्मल है वो 200 के बराबर आ रहा होगा क्योंकि अभी तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, तो वो आपके सामने जवाब आ रखा है भाई, रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन कितना है, तो रिएक्शन जो ए और बी के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो 200 का ही लग रहा होगा। अब इसके बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक्शन रिएक्शन भी क्या लग रहे हैं, 200 ही लगेगा। कैसे, देखो यार, बी ने ए को एक्शन दे दिया, तो अगर मैं अब बी की बात करूं तो ए भी बी को इधर से क्या देगा, एक एक्शन दे, रिएक्शन देगा, कितने का देगा, 200 का देगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो लेफ़्ट राइट करके, आप ऐसे बोल सकते हो लेफ़्ट राइट करके। तो समझा देते हैं क्या है, जब बी ए को देगा नॉर्मल तो वो होगा लेफ़्ट, और जब ए बी को देगा नॉर्मल तो वो क्या होगा, राइट। क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या है ये। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू में है तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल लगे, पर है बहुत इजी है। चलो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। व्हाट हैपन व्हेन वॉल इज़ रिमूव्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दीवार को हटा दोगे तो बताओ क्या होगा भाई, दीवार को हटा देने से लो मैं दीवार को हटा देता हूँ, ये लो। अब सोच के बताओ जल्दी से, दीवार को हटाने से क्या होगा, दीवार को हटाने से ब्लॉक क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, आपको भी पता है। ठीक है जी, क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे ये हमारे। तो अब ये पूछ रहा है क्या बी का आंसर चेंज होगा, व्हेन मोशन इग्नोर द डिफरेंस म्यू एस म्यू के। ठीक है, पहले समझाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वॉल इज़ रिमूव्ड, क्या होगा जब आप वॉल को रिमूव कर देंगे। तो जब आप वॉल को रिमूव कर देंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ये देखो, मान लो ये पूरा एक मास है ए प्लस बी का, मतलब ए और बी दोनों का मास है, और इस पर आप क्या लगा रहे हो, इधर से फोर्स, तो ये मोशन भी इधर की तरफ करेगा, पर ग्राउंड इसे क्या देगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन देगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन वॉल इज़ रिमूव, तो पहली बात है कि ब्लॉक जो है एक्सिलरेट करेगा। अब कितने से करेगा, उसके लिए तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एफ इज इक्वल टू एम, तो टोटल मास आप लिख सकते हो 10 + 5 इंटू में ए, ऐसे कर सकते हो। चलो मैं आपको फटाफट से बता दूं कितना आएगा, एफ़ की वैल्यू 200, फ्रिक्शन होगा म्यू एन, एन को लिखेंगे एम जी के बराबर, तो एम हो जाएगा टोटल और जी हो जाएगा कितना 10, ये आ गया 15 ए। अब फटाफट कैलकुलेट करो, म्यू का वैल्यू है 0.15, देखो क्वेश्चन में दे रखा है इसने हमें 0.15 दे रखा है, ठीक है। और ये हो गया कितना 15, और ये कितना हो गया 10 हो गया, इज इक्वल टू 15 ए हो गया। तो इसे सोल्व करने से कितना आ गया, 200 माइनस 150, 0 से 0 गया, ये 22.5 आ गया,
ये आ गया 15A। अब आपको पता है ए का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 11.8 आ जाएगा। तो वॉल को हटाने से क्या होगा कि ये जो दोनों बॉक्स हैं ये क्या करने लग जाएंगे, एक्सेलरेट करने लग जाएंगे, जैसे हमने डिस्कस करा हुआ है बैच में। डज द आंसर बी चेंज, तो क्या बी का आंसर चेंज होगा, मतलब क्या बी का जो आंसर है वो चेंज होगा? तो जवाब है कि हाँ, बी का आंसर चेंज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बी का आंसर क्यों चेंज हो जाएगा, तो इसके ऊपर अब जवाब दे देते हैं कि क्यों चेंज हो जाएगा। पहले इतना नोट डाउन कर लिया ना आपने, तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, मूव करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन का लॉजिक को समझे तो अब हम आपको इसका जवाब भी दे देते हैं भाई ऐसा क्यों है, 11.8 आ रहा है। देखो अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझना है कि इसने हमसे बोला है क्या बी का आंसर चेंज होगा, और बी क्या था, एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो मान लो आपने ए को लिया होता, तो ए पर इधर से क्या लग रहा होता, फोर्स लग रहा होता 200 न्यूटन का, बदले में इसे पीछे क्या मिल रहा होता, फ्रिक्शन मिल रहा होता, बदले में बी की तरफ से और क्या मिल रहा होता, नॉर्मल मिल रहा होता, पर ब्लॉक आगे ए एक्सेलेरेशन से जा रहा होता। तो स्टेटमेंट बनती है F=ma, और F की जगह आप लिखते हैं 200 माइनस F माइनस N इज इक्वल टू M इंटू ए, ऐसे लिखते हैं आप। आपको ये बात क्लियर है? और ए अभी अभी आपने निकाला था, अगर आपको याद हो तो कितना निकाला आपने, 11.8 तो फाइंड करा आपने। तो 200 माइनस म्यू एन, एन एम जी के बराबर, मैंने अभी अभी समझाया था क्यों लिख रहे हैं हम उसको एम जी के बराबर। अब आगे तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू रख देंगे, जो कि वो कितना हमें दे रखा है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो 0.15, M1 कितना है 5, G कितना है 10, माइनस 6 इंटू 11.8, सॉरी 6 नहीं 5, इक्वल टू के इधर लेकर के आया मैं, और n को इक्वल टू के इधर ले गया। बस सिंपल कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा, और वो आ रहा है 1.3, इतना तो नहीं आएगा, 1.3 आएगा पर ये, और 10 की पावर कितना 2। और आपको पता है ये इधर की तरफ क्या है, तो इधर की तरफ लेफ़्ट है, तो b ने a को लेफ़्ट साइड पे क्या दे दिया, नॉर्मल दे दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका कैसे है क्वेश्चन? बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले वॉल थी तो एक्सेलरेशन जैसी बात नहीं हुई, वॉल हटा दोगे तो बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, तो फिर एक्सेलरेशन जैसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, सिंपल है। चलिए इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को बच्चों कोशिश करते हैं स्क्रीन पर ही रिजॉल्व करने की, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है किस टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। आइए बच्चे इस क्वेश्चन के लॉजिक को हम पूरी तरह से क्लियर करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रक है, और ट्रक पे हमने एक बॉक्स रखा हुआ है पहले तो, ठीक है। अब ये जो बॉक्स हमने रखा हुआ है 15 kg का रखा हुआ है। तो बेटा जब ये ट्रक आगे जाएगा, तो ये ट्रक जब आगे जाएगा तो इस ब्लॉक को जो फोर्स है वो कितना एक्सपीरियंस होगा ma के अकॉर्डिंग। तो मास है 15 और ट्रक का एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमें, तो यहाँ पर है हमें 0.5 दे रखा। ट्रक का एक्सेलरेशन की बात चल रही है अभी ये, जिस वजह से इसको फोर्स महसूस होगा 7.5 का। तो जब ये ट्रक आगे जाएगा, जब ये ट्रक कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो ये ट्रक जब आगे की तरफ जाएगा तो इसे जो है जो फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक पर, अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रक के साथ ये ब्लॉक भी मूव कर रहा होगा इस वक्त, तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन वही होगा जो ट्रक का होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये ट्रक आगे जाएगा तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन वही माना जाएगा जो ट्रक का है। तो इस पर अभी फोर्स कितना एक्ट हो रही होगी, ma के अकॉर्डिंग इतनी एक्ट हो रही होगी। तो क्या ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो क्योंकि इसे यहाँ से फ्रिक्शन मिलने के चांसेस हैं, क्वेश्चन में फ्रिक्शन यूज़ है, तो आपको पता है इस केस में फ्रिक्शन म्यू एन होगा और एन एम जी के बराबर होगा। तो निकाल के चेक कर लेते हैं कि म्यू का वैल्यू हमें कितना दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर जो म्यू का वैल्यू यूज़ करना है वो 0.18 यूज़ करना है, जैसे कि कहा गया है। 15 इंटू 10 यूज़ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू मेरे पास जो आ रही है 27। अब आपको भी पता है अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और फोर्स कम होता है तो ब्लॉक मूव नहीं करता। तो चाहे आप ग्राउंड से इस ब्लॉक को देख लो तब भी आप कहोगे कि रेस्ट में है क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, और चाहे आप इस ट्रक के ऊपर खड़े होके इसे देख लो तब भी आपने इसको रेस्ट बोलना है क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। दोनों पार्ट के जवाब हो गए बच्चे, ए और बी
पहले पार्ट में बोला गया है ए में, अगर ग्राउंड पे खड़ा है ऑब्जर्वर तो वो भी इसे रेस्ट कहेगा, अगर कोई ट्रॉली पे ही खड़ा है उसके सामने तो भी वो उसे रेस्ट पे ही कहेगा, क्योंकि अभी क्या है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, 27 न्यूटन है, और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो 7.5 की है, तो कुछ भी फोर्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्लॉक तो अभी मूव ही नहीं कर रहा, तो चाहे आप ग्राउंड से देख लो चाहे आप ट्रक से देख लो, आपका आंसर रिमेन सेम कि ब्लॉक हमारा किस में है, रेस्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इन्होंने थोड़ा सा रीफॉर्मेशन करा है क्वेश्चन नंबर 35 को, जो अभी हमने सॉल्व करा है, और क्वेश्चन नंबर 36 जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़े से चेंजेस करे गए हैं क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर से। अब देखिए ये कह रहा है कि एक ट्रक है, मैंने डायग्राम थोड़ा सा अपोजिट बना लिया है। ठीक है, आप किताब में देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में आपके सामने है, देखिए ट्रक इधर को जा रहा है और मैंने इधर की तरफ ट्रक बना दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, डायग्राम ही तो देखना है हमें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए हमारा। तो बच्चे जैसे कि अभी डिस्कस हुआ था कि अगर ये ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, अगर ये ट्रक आगे की तरफ जा रहा है तो सबसे जो पहली जो मस्ट चीज़ है वो ये है कि इस बॉक्स को अभी कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा एम ए के अकॉर्डिंग। तो एम 40 है और ए 2 है, तो 80 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। और अभी इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा उसको भी चेक करो, तो फ्रिक्शन होगा म्यू एन, क्या पता है मूव ही ना करें, और एन एम जी के बराबर। जैसे कि हम डिस्कस करते हुए आते हैं पीछे क्वेश्चनों में ना, भाई ये देखो ये ब्लॉक है, इस पर एम जी नीचे लग रहा है, इस पर नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है, तो एन एम जी के बराबर इस केस में है, तो इस केस में भी एन एम जी के बराबर आएगा, ये सेम केस है। तो यहाँ पर हमने m का वैल्यू 40 रख दिया, g का वैल्यू हमने 10 रख दिया, मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ गया 60 न्यूटन। देखो पहले वाले केस में फ्रिक्शन ज़्यादा था तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब इस वाले केस में तो आपका जो है फ्रिक्शन कम है, और सॉरी ये 80 आएगा, देखो गलत लिख दिया हमने, तो इस वाले केस में फोर्स ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि मान लो आपका जो फोर्स है वो इधर की तरफ लग रहा है 80 न्यूटन, और फ्रिक्शन आपका इधर की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉक अगर 80 न्यूटन इधर लगाएगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट एक्ट कर रहा होगा, पर ओवरऑल एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा। तो ये कितना आएगा, तो हम यहाँ पर F इजिकल टू एम ए का स्टेटमेंट लगा लेते हैं, नेट फोर्स ले लेंगे हम 80 माइनस 60 इज इक्वल टू एम इंटू में ए, तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू 40 इंटू ए, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू ए, आ गया एक्सेलरेशन। ये इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है ये कहा गया है कि ये 5 मीटर है डिस्टेंस, ब्लॉक का पीछे से 5 मीटर की डिस्टेंस है। देखो पढ़ लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे हैं ना 5 मीटर अवे फ्रॉम ओपन एंड, तो ये 5 मीटर है यहाँ से। ठीक है, तो ये कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉल फॉल ऑफ द ट्रक। तो समझते हैं, तो पहले तो ये चेक करते हैं कि ये ब्लॉक आएगा 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 और फिर ये डब्बा यहाँ से नीचे ज़मीन में गिर जाएगा, तो कितने टाइम के बाद ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करनी है टाइम का निकालने के लिए, एस इजिकल टू यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस मैं 5 यूज़ कर लूँगा, यू क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, बेटा ट्रक तो शुरू में रेस्ट पे था तो ब्लॉक भी रेस्ट पे ही रहा होगा, रुका हुआ होगा, तो 0 लिखा यू। एक्सेलेरेशन अभी अभी आपने बच्चे हाफ निकाला और यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो बेटा ये आ गया आपका 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 20। ठीक है, कितना आ गया 20 बराबर टी स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब रूट, तो ये √20 आ गया 4.4 सेकेंड। बेटा 4.4 सेकेंड के बाद ये डब्बा नीचे गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको समझ आ रहा है ना 35 36 में क्या डिफरेंस है बच्चे। 35 को अगर आप देखो तो 35 में फ्रिक्शन ज़्यादा था तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन कम है अप्लाइड फोर्स से, तो ब्लॉक मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन भी होगा। अब जब ये मूव करेगा तो कुछ टाइम के बाद पीछे जाके गिर जाएगा, कितने टाइम के बाद पीछे जाके गिरेगा, तो भाई एस की जगह हमने 5 मीटर लिखा क्योंकि ये ब्लॉक 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये नीचे गिर जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 4.4 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक्स कहाँ के गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि क्या ट्रक रेस्ट पे है या मोशन में है, सोच के बताओ मुझे। ट्रक चल रहा है या रुका हुआ है, ट्रक तो चल रहा है,
तो ट्रक अगर चल रहा है तो मान लो ट्रक यहाँ था शुरू में, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए हमें मान लेते हैं 2 यूज़ करना है, 2 दे रखा है। तो मान लो t इज इक्वल टू 4.4 सेकेंड, मतलब जब वो डब्बा नीचे गिरा तो ट्रक तो चल रहा है, तो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा ट्रक तो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, है ना। तो ट्रक कितना डिस्टेंस चल चुका होगा वो भी हमें निकालना है, क्योंकि वो हमसे वही पूछ रहा है कितने डिस्टेंस के बाद ये बॉल गिर जाएगा। तो ट्रक कितना आगे जा चुका होगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब 4.4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बच्चों डाउट नहीं रहना चाहिए बस आपके माइंड के अंदर, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पे कितनी आएगी, 19.9 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रक चल चुका होगा और इतने डिस्टेंस पे जाके वो डब्बा नीचे गिर रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि जब ये डब्बा नीचे गिरा तो वो टाइम कितना था 4.4, और 4.4 में कितना चला, इतना चल गया, तो मतलब डब्बा अब नीचे गिर रहा होगा इस वक्त। लॉजिक समझ आ गया पूरे क्वेश्चन का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सो बच्चों अब हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इन पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे, तो आइए इनके कॉन्सेप्ट हम चेक कर लेते हैं क्या क्या है। एक डिस्क है, तो यहाँ पर हमने एक डिस्क कंसीडर कर ली बच्चों इस तरह से। अब बच्चों ये जो डिस्क है ये डिस्क रिवॉल्व कर रही है, और इस डिस्क का जो ओमेगा हमें दे रखा है वो दे रखा है 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। पहले तो आपको इसे लिखना आना चाहिए 100/3। अब रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई होता है और मिनट के लिए 60 से होता है। क्लियर है आपको इतना। अब ये रेडियन पर सेकंड में सही यूनिट में आ गया, एकदम क्लियर। अब इसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। अब 2 कॉइन हम प्लेस कर रहे हैं। मान लो एक कॉइन मैंने यहाँ पे प्लेस करा होता, एक कॉइन यहाँ प्लेस करा होता, तो ये जो कॉइन मैंने यहाँ रखा है ये 4 सेंटीमीटर पे रखा है, और ये वाला जो कॉइन है मान लो 14 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है ये भी यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे ऐसे, क्योंकि ये डिस्क रिवॉल्व कर रही है, तो उसके साथ साथ आपके ये भी क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है डिस्क और कॉइन के बीच में वो है 0.15 का। अब बेटे लॉजिक की बात करते हैं यहाँ पर, तो उससे पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, 2 3 हो गया, तो ये हमारे पे आ रहा है 10/9 ऑफ पाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक क्या है, विच ऑफ द कॉइन विल रिवॉल्व विद रिकॉर्ड, मतलब इन दो में से वो कौन सा सिक्का है। देखो एक सिक्का हमने यहाँ रखा हुआ है, एक सिक्का हमने यहाँ रखा हुआ है, तो इन दो में से वो कौन सा सिक्का है जो इसके साथ ही घूमेगा। तो जब ये चीज़ घूमेगी तो ये सिक्का बाहर आने की कोशिश करेगा। आपको भी पता है जब कोई चीज़ ऐसे घूमती है तो ये दोनों सिक्के अंदर की तरफ जाने की तो कोशिश नहीं करेंगे, बाहर की तरफ ही आने की कोशिश करेंगे। जैसे एक गिलास होता है पानी का, जब आप उसमें चम्मच डाल करके उसे घुलाते हो तो पानी अंदर की तरफ की बजाय बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ऐसी इसमें केस होगा कि भाई जब आप इस डिस्क को घुमाएंगे तो इसके जो दोनों कॉइन हैं वो बाहर को आने की कोशिश करेंगे। अगर वो बाहर को आने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा। अगर फ्रिक्शन, पहली बात तो फ्रिक्शन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, क्योंकि वो देखो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, पहली चीज़ तो यही है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी स्लिप नहीं करेगी, जैसे कि हम पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो मैंने इसको लिख दिया। और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी। तो चेक करते हैं कि बॉडी कब स्लिप नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रिक्शन म्यू एन, एन की जगह एम जी और एम ए सी, सी की जगह लिखा ओमेगा स्क्वायर आर। एम से एम कैंसिल हुआ तो म्यू की जगह मैं 0.15 लिख रहा हूँ, जी की जगह बेटा मैं 10 लिख रहा हूँ। ओमेगा मैंने 10π/9 आपको जो था वो यूज़ करा, और यहाँ से मैं पहले आर को फाइंड करता हूँ। तो बेटा स्क्वायर करके जब आप इसे फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.12 मीटर के आसपास। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं 12 सेंटीमीटर के आसपास। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 12 सेंटीमीटर तक आप कोई भी कॉइन रख लो, कोई भी सिक्का स्लिप नहीं करेगा, मतलब वो सिक्का वहीं रहेगा।
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करी थी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी स्लिप नहीं करेगी। तो 12 सेंटीमीटर के अंदर अंदर तक कोई भी कॉइन आप रख लो वो स्लिप नहीं करेगा। तो 12 सेंटीमीटर के अंदर अंदर तक कौन सा कॉइन है? सिर्फ ये वाला कॉइन है ए, जो 4 सेंटीमीटर पे रखा है। तो 4 सेंटीमीटर वाला ही स्लिप नहीं करेगा और वो इस रिकॉर्ड के साथ क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करता रहेगा। जबकि ये वाला जो कॉइन है, कॉइन भी ये 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो क्या होगा इसके साथ? ये बाहर आके गिर जाएगा, तो ये रिकॉर्ड के साथ मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो लॉजिक है बेटा वो फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कॉइन मूव, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो बॉडी मूव नहीं करती, बॉडी स्लिप नहीं करती। तो जब मैंने फ्रिक्शन को ज़्यादा रखा तो पता चला कि 12 सेंटीमीटर तक रखी गई चीज़ें एकदम स्लिप नहीं करेगी। तो 12 सेंटीमीटर के अंदर अंदर आपका ए वाला कॉइन आ जाता है, तो ए वाला कॉइन जो है रिकॉर्ड के साथ मूव करेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर पे जो आपने कॉइन रखा हुआ है वो रिकॉर्ड के साथ रिवॉल्व करेगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 का लॉजिक क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाता हूँ। बच्चे मान लो मेरे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। जब मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे होऊंगा तो स्फेयर की तरफ से मुझे नॉर्मल मिल रहा होगा, ऐसे ऐसे ही पढ़ते थे हम बैच में। इस मोटरसाइकिल का जो एमजी है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो एमजी है वो भी ऐसे ही लग रहा होगा, ठीक है। अब एन भी मिल गया और एमजी भी मिल गया और कोई फोर्स तो होगा नहीं, और ये बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड एक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरी इन दोनों फोर्स के बराबर है तो बाहर का फोर्स अंदर के फोर्स को बैलेंस करेगा और ये पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं करेगा, मतलब रुका हुआ होगा। अगर नीचे फोर्स ज़्यादा हुआ, मतलब मान लो n प्लस एम जी अगर ज़्यादा हुआ, तो अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट सीधा नीचे आके गिर जाएगा, समझ रहे हो। और अगर सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हुआ तो फिर ऑब्जेक्ट जो है बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर दोनों इक्वल हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं भी नहीं मूव करेगा, ना ऊपर ना नीचे। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कोई भी पार्टिकल है अगर उस पर फोर्स ऊपर ज़्यादा लगेगी तो वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा, अगर उस पर फोर्स नीचे ज़्यादा लग रही है तो वो नीचे की तरफ मोशन करेगा। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं तो फिर वो पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं करेगा। यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। इसकी थर्ड लाइन पे लिखा हुआ है कि एक जो मोटरसाइकिल वाला है वो नीचे क्यों नहीं गिरता जब वो अपर मोस्ट पॉइंट पे होता है। मतलब बच्चों अगर आप सर्कस में गए हो और अगर आप नहीं भी गए हो तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एक लूप है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है। इस लूप में एक बाइक वाला गोल गोल अपनी बाइक को घुमाता है, तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है तो वो नीचे क्यों नहीं गिरता। तो जवाब क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उस वक्त एक्ट करती है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो बैलेंस कर देती है नॉर्मल प्लस एमजी को हमारे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पार्टिकल नीचे नहीं गिर पाता। तो उसने नहीं गिरने की कंडीशन पूछी थी तो हमने भी आपको नहीं गिरने की कंडीशन बता दी कि ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ और क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आपसे, मिनिमम स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिनिमम स्पीड। तो एक बात बताइए, एन प्लस एम जी ये दोनों सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं तो यही दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होंगे, तो इन्हीं को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एन प्लस एम जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है, आपको भी पता है। बट ये हमसे बोल रहा है कि मिनिमम स्पीड बताइए। तो मिनिमम स्पीड बताने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। अगर स्पीड कम करोगे तो फोर्स भी कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सोचा जाएगा कि अगर स्पीड कम करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये लाइन पढ़ो आप, ये वाली मिनिमम स्पीड। तो अगर स्पीड कम करनी है तो स्पीड कम करने का मतलब है कि फोर्स कम करा हुआ होगा, ये रही कंडीशन, ठीक है। अब फोर्स कौन कौन से हैं? फोर्स तो दो चल रहे हैं, नॉर्मल और एमजी। तो एमजी तो कम हो नहीं सकता, नॉर्मल जीरो कर लो इस केस में। क्यों जीरो कर लो? क्योंकि देखो मुझे एक मिनिमम स्पीड बतानी है, तो मैं ग्रेविटेशन फोर्स तो जीरो कर नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटी तो अर्थ की वजह से एक्ट कर रही होगी। तो मान लो कि अगर आप नॉर्मल फोर्स उस केस में ज़ीरो बना लो मिनिमम स्पीड के लिए, तो बच्चों आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब रूट। और अब हम यहाँ पर जा कर के वैल्यू रख लेंगे। रखो चलो इस पर वैल्यू और बताओ मुझे जल्दी से कितना आंसर आ रहा है।
तो वैल्यू रखने पर आपके पास आ जाएगा r का वैल्यू है 25 और g होता है 10, तो 250 आ गया और 250 का रूट होता है 250, 15.8 आपका आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो v स्पीड आएगी वो आएगी 15.8। इतनी आपकी मिनिमम स्पीड है, मतलब इतनी तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम स्पीड है आपकी। इससे कम करोगे बैलेंस नहीं बनेगा, आप गिर जाओगे। तो ये आपकी मिनिमम से मिनिमम स्पीड इस वक्त होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब हम एक और नए तरीके से अच्छे से सीखेंगे क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 को अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास एक ड्रम है इस तरह से। ठीक है, अब एक 70 kg का मैन है जो कि इन कांटेक्ट विद इनर वॉल, मतलब यहाँ पर एक मैन है 70 kg का, और ये जो ड्रम है ये रोटेट कर रहा है ऐसे। तो जो इसका ओमेगा है वो है 200 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन है 2 पाई पर मिनट का, मतलब 60 है हमारे पास। तो हमारे को ओमेगा दे रखा है, अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी 200, तो ये हो गई 400 से मल्टीप्लाई कर दें सीधा 400 बाई 60 और पाई लिख दिया 22/7। तो ये वैल्यू आ रही है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 440 अपॉन में 21 रेडियन पर सेकंड। मैंने बच्चों डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया। अगर कैलकुलेशन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। ठीक है, और म्यू का वैल्यू यहाँ पे हमें 0.5 दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर, ओके, सो डैट रिमेन स्टक टू द वॉल व्हेन फ्लोर इज सडनली रिमूव। ठीक है, तो करते हैं इसको डिस्कस कि इस वक्त क्या क्या सिचुएशन देखने को हमें मिल सकती हैं। तो यार देखो अभी क्या सिचुएशन हो रही होगी कि सरफेस इस मैन को नॉर्मल ऐसे दे रहा होगा, और क्योंकि ये सेंटर की तरफ फोर्स है तो सेंटर की तरफ फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आप इसी फोर्स को लिख सकते हो mv²r के बराबर। क्लियर है। और इस वक्त क्या हो रहा होगा कि अगर ये मैन यहाँ पर स्टक है, स्टक मतलब रुका हुआ है, तो क्या हो रहा होगा mg तो नीचे की तरफ आ रहा होगा इस पर। तो इसे ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा होगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसे ऊपर की तरफ रोक के चल रहा होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर फोर्स नीचे ही नीचे होता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो कोई तो फोर्स ऐसा है जो उसे ऊपर भी रख रहा होगा और बराबर चल रहे होंगे। तो बराबर चलने का मतलब है कि ये रुके हुए रहे होंगे। तो मैंने फ्रिक्शन की जगह उसका फॉर्मूला यूज़ करा म्यू एन। ठीक है बच्चों, और यहाँ से n को फाइंड कर लिया और n आ रहा है mg अपॉन में म्यू। अब जा कर के मैं इस n की जगह पर यहाँ पर लिख सकता हूँ n का वैल्यू है mg अपॉन में म्यू। बच्चों m से m काट दूंगा और यहाँ से मैं लिख दूंगा rg अपॉन में म्यू। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने बस क्या करा, मैंने बस यहाँ पर सिंपल जो r है उसकी मल्टीप्लाई इधर करवा दी, तो और जो स्क्वायर है उसको हटा के रूट करवा दिया, तो हो गया rg/म्यू। क्लियर है बच्चों आप लोगों को इतनी बात। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे से मैं आपको थोड़ा सा बस कैलकुलेशन बता देता हूँ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन यूज़ करेंगे, और वो कैलकुलेशन ये रहेगा कि जैसे हमारे पास v आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेता हूँ। v तो आ ही रखा है ना मेरे पे, कितना आया था v आया था √rg/म्यू। ठीक है, अगर मैं रूट हटा देता तो इधर क्या रहता है स्क्वायर। अब हमें ना ओमेगा निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है ओमेगा। तो हमने पढ़ा है v = r ओमेगा होता है रिलेशन। तो यहाँ पर कर लेते हैं r² ओमेगा स्क्वायर। आप ये चीज़ पहले भी कर सकते थे, एक r से एक r कट जाता, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा g अपॉन में r म्यू आ गया, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे आराम से वैल्यू रखो, g का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, ध्यान से देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, r का वैल्यू हमें 3 दे रखा है शायद, तो हम यहाँ पर r का जगह 3 रख देंगे, और यहाँ पर हम म्यू की जगह 0.15 जैसे कि क्वेश्चन में है। तो बेटा ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, कितनी आएगी 4.7 रेडियन पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4.7 रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को जो सारा डेटा है वो आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कट कॉपी करके भी रख लिया है। बस यहाँ पर ये रूट है
और एक यहाँ पर रूट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को और यहाँ से हम चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रूट था। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा बस लॉजिक है। आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, राइट, और ये अपने वर्टिकल डायमीटर के अबाउट घूम रही है, यानी कि ये ऐसे घूमती है ओमेगा से। अब हमने इसमें एक मास रखा हुआ है, मान लो यहाँ रखा हुआ है एक मास, तो ये घूम रही होगी। तो कुछ कंडीशंस हैं। अब देखो रिंग, इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसे। तो मैं मान लेता हूँ ये ऐसे सेंटर की तरफ क्या आ रहा है, नॉर्मल फोर्स आ रहा है, ये सेंटर है, तो यही क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। बट क्योंकि ये जो घूम रहा है, ये आप लॉजिकली सोचो, ये तो ऐसे घूम रहा है जो मास है, तो ये जो रिंग इस पे फोर्स लगा रही है ना नॉर्मल, ये सेंट्रीपिटल नहीं है, क्योंकि इसका इस जो ये मास है m, इस मास का जो सेंटर है वो एक्चुअल में यहाँ होगा, क्योंकि इसका जो सर्कुलर मोशन है वो यहाँ से देखा जाएगा C1 से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट ब्रेक करूँगा। जैसे मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको भी पता है इसका एक कंपोनेंट ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे हम बैच में डिस्कस करते थे, ये हो जाएगा n cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो आपको पता है n cos थीटा। और एक ये कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा, और इसका जो mg है वो ऐसे नीचे एक्ट कर रहा होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो n cos थीटा है इस क्वेश्चन का, वो आपके mg को बैलेंस कर रहा होगा यहाँ पर, और जो आपका n sin थीटा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाया जाएगा। तो इसको तो आप रख सकते हो किसके बराबर, इसको आप रख सकते हो पूरी तरह से m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। किसके बराबर, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, ठीक है। अब मैं, अगर आपने ये डायग्राम यहाँ पर देख लिया, तो मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करना चाह रहा हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में अभी बहुत सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आपको और क्लियर करवा देते हैं। ये देखिए, अब रिंग का तो रेडियस ये है यार, तो थीटा है, तो ये रेडियस कितना आएगा, ये वाला रेडियस ये है ना इस मास का, तो ये है रेडियस, तो ये रेडियस कितना आने वाला है। तो आपको पता है एंगल के सामने कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन कंपोनेंट होता है। देखो ये भी एक कितनी अच्छी चीज़ है। तो हम यहाँ पर जो ये स्मॉल r है ना, इसको थोड़ा सा रीफाइन करेंगे, और रीफाइन करने पर ही होगा r साइन थीटा। कितना होगा, r साइन थीटा। आइए आपको ये बात समझ में, हम कैसे कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है ना बेटा, आपको ये क्लियर रहना चाहिए बेटा। देखो हम कैसे कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, r साइन थीटा से r साइन, ये साइन थीटा काट देंगे, तो n किसके बराबर आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर आ जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन में n mg के बराबर था, तो n की जगह mg हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये कैंसिल हो गया हमारा। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास, यहाँ से सॉरी नीचे कोस थीटा भी आएगा जब n को रिप्लेस करोगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ से मेरे पास आता है g अपॉन में ओमेगा स्क्वायर r इज़ इक्वल टू कोस थीटा। ये स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर लूँ, क्योंकि अब मेरा डायग्राम का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मेरे डायग्राम का काम हो गया, जितने कंपोनेंट हमने ब्रेक करने थे। आप वीडियो को पॉज करके या बैक ले करके दोबारा डायग्राम बना सकते हो अपनी कॉपी में, अगर आपको ज़रूरत है तो। अब ये आने के बाद आपको कुछ बातें पढ़नी है, जैसे कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट पर ओमेगा इतना है, तो कोस थीटा, तो कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 1 रहती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, या उससे कम ही हो सकती है ना। तो कोस की वैल्यू अगर मैं 1 यूज़ कर लूँ, कितनी यूज़ कर लूँ, 1 यूज़ कर लूँ अगर मैं कॉस की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये, अगर मैं कोस की जगह पर ये इक्विलिटी यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये रहा कॉस, इसकी जगह पे अगर मैं 1 वाली इक्विलिटी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे को ओमेगा मिल जाएगा। और ओमेगा पता है कितना मिलेगा, √g/r। हैंस प्रूफ, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो रही है। तो अगर आपको कॉस की ये कंडीशन याद है कि कॉस की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 से कम होती है,
तो अगर मैं कॉस की जगह पर इस इक्वलिटी का यूज़ करूँ तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ओमेगा कम से कम इतना होना चाहिए लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा वो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, मतलब अभी यहाँ पर एक और पार्ट है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से इसको रफ करके, ठीक है। चलो उसे भी डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। अब मान लो कि आपका अभी अभी आपने प्रूफ करा कि ओमेगा बराबर है √g/r के, ये आपने अभी अभी प्रूफ करा, ठीक है। क्या प्रूफ करा, ओमेगा बराबर है अंडर रूट में किसके, g/r के, ठीक है जी। यहाँ तक में कोई डाउट है? देखो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आगे, अब ये मुझसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये बताओ एंगल कितना होगा अगर ओमेगा इतना है तो एक बार लेके देख लेते हैं यार ओमेगा। ये कह रहा है कि अब आपको ओमेगा कितना लेना है, अंडर रूट में इतना लेना है, अच्छा तो कितना होगा, तो ठीक है। आपको याद होगा अभी अभी हम लोगों ने इस वाली स्टेटमेंट का यूज़ करा है, cos थीटा इज इक्वल टू g⍵²r, नहीं गलत लिख दी ना हमने, ω²r, ये थी ना अभी अभी स्टेटमेंट। भाई ये जो चीज़ है याद करो, अभी कोस, ये 1 की जगह cos थीटा ही तो था, तो सिंपल यही बात है। तो ओमेगा की जगह काम करते हैं, जो इन्होंने हमें दिया है उसको रख लेते हैं, अंडर रूट में 2g/r, खोलो इसको रूट को, कितना आएगा ये, g/r कितना हो गया, 2g/r से r कैंसिल, g से g कैंसिल, तो 1/2 बचा। और कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री। इसका मतलब साफ साफ है ये वाला ओमेगा तब होगा जब एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एडिशनल एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बस यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको हार्ड सा लगा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक बार ओमेगा आपको ये रखना है और एंगल बताना है, और एक बार ओमेगा ये बताना है कि कैसे आएगा लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट रह जाए बच्चे आप मुझे बोलो, मैं आपके प्रॉपर डाउट यहाँ पर रिजॉल्व करूँगा। आप वीडियो को बार बार देखो और अपने डाउट को पूरी तरह से क्लियर रखो, ओके।